झारखंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दुष्कर्म, हत्या, लूट, मानव तस्करी, छिनतई, चोरी और धमकी के बड़े मामले डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जनता खुद को आखिर कैसे सुरक्षित महसूस करे। यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दुष्कर्म, हत्या, लूट, मानव तस्करी और पेपर लीक जैसी कई गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। खासकर लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले ने झारखंड को झकझोर कर रख दिया। ताजा मामलों की बात करें तो गुमला के घाघरा में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप, रांची के तुपुदाना में नाबालिग से दुष्कर्म, 6 आरोपी गिरफ्तार, रांची के रातू में एक छात्रा का रेप, 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, बुंडू में कार सवार लड़कियों को बीच रोड पर धमकी, सड़क पर महिला चेन स्नैचर से बेचैन। राज्य में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस भी काफी गंभीर है। इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। बच्चियों के साथ 12 साल और 14 साल की बच्चियों के साथ रेप केसेस हुए हैं, सामूहिक बलात्कार हुए हैं। अभी आप रातू रोड में देख रहे हैं 8 लोगों ने एक सामूहिक बलात्कार। ये जिस तरह से बोला जाए, यहाँ पे सीएम आवास है, यहाँ पे राजधानी है, यहाँ पे हमारे जितने भी गवर्नर हाउस है, हमारी सारी इसकी जिसको आप पूरा झारखंड जिससे चलता है, वहाँ पे ये हालत है जो यहाँ इसके नाक के नीचे हेमंत सरकार की जहां पे पूरी बैठती है कुनबा, उसके नाक के नीचे आते जाते शहरों में रोड पे इस तरह से अनसुना कर देना लगातार घटना, ये बहुत बड़ा एक डरावना चित्र पूरे झारखंड में महिलाओं के लिए है। और राज्य में हत्या की कई वारदातों को अंजाम दिया गया। रांची के लालपुर में अंकित सिंह को कार से कुचलकर मार दिया गया। वहीं खूंटी और जमशेदपुर में भी हत्या की कई घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, रांची में पुलिसकर्मी को थार ने वाहन चेकिंग के दौरान टक्कर मार दी। हमारी 2 बहनों के साथ जघन्य अपराध रांची राजधानी में हुआ, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। मैं बार बार ये कहती हूँ कि घटनाओं के होने का इंतजार ही क्यों। हमारी झारखंड की बहनों को मैं झारखंड सरकार और प्रशासन से मांग करती हूँ कि उन्हें स्वावलंबी और सशक्त बनाने पर पहल की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन्हें फांसी की सजा दी जाए। मैं तो ये कहूँगी कि ऐसी कड़ी से कड़ी सजा कानून के प्रावधान में तैयार करना चाहिए, जिससे कि इस तरह के दोषी खुलेआम विक्षुब्धता और अपनी ओछी मानसिकता का परिचय ना दे पाए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के डीडी बार हिमांशु हत्याकांड, खूंटी के घाघरा गांव में एक युवक और एक युवती की हत्या, रांची में पुलिसकर्मी को थार से कुचलने की कोशिश। झारखंड के लिए मानव तस्करी भी एक पुरानी और गंभीर समस्या रही है। हालांकि पुलिस भी एक्शन ले रही है, लेकिन बड़ी बात है कि किसी भी राज्य में अपराध सियासी मुद्दा से अधिक जनता की सुरक्षा का मुद्दा है। सवाल सिर्फ हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जहां अपराधियों के हौसले कैसे इतने बुलंद हो जाएं। सवाल यह है कि हर उम्र की जनता खुद को आखिर सुरक्षित कैसे महसूस करे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चाहे जिस भी आपराधिक वारदात की कहानी आपने सुनी होगी या सिर्फ नाम भी आपने सुना होगा, हत्या हो, दुष्कर्म हो, मानव तस्करी हो, अगर हम बात कर लें अपहरण की, तो कुछ भी छिपा नहीं है और कुछ भी बचा नहीं है। झारखंड में सब हो रहा है। कम से कम पिछले 1 महीने में तो हमने सारी तस्वीर देख ली। पुलिस के सामने हत्या से लेकर पुलिस को कुचलने की कोशिश से लेकर लगातार 3 दिनों में 3 दुष्कर्म की वारदातें हमने सब देखी हैं। सवाल यह है कि क्या इन अपराधियों को कानून से डर लगता है? तो मौजूदा हालात जो हैं उससे जवाब यही मिलेगा कि शायद कानून का इकबाल खत्म हो गया है।
जरूर पुलिस दावा करती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं बीतते हैं कि अगली वारदात सामने आ जाती है। जिस दरिंदगी से पिछले 3 दिनों में 3 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, झारखंड की छवि किसी भी मायने में पूरे देश भर में अच्छी नहीं बन रही है। अपने घर के बाहर एक लड़का गली से गुजर रहा होता है, 4-5 लड़के आते हैं, चेन छिनतई कर लेते हैं। कहीं दूर की बात नहीं है, मुख्यमंत्री आवास से 700 मीटर की दूरी पर यह सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की घटना है। रातू रोड, जहां एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। तुपुदाना, जहां एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। गुमला, जहां एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मानव तस्करी की बातें तो छोड़ ही दीजिए, आए दिन रांची स्टेशन पर आपको वो तस्वीरें मिलेंगी, वो शिकायतें मिलेंगी कि बच्ची खेल रही थी, गायब हो गई। 10,000 से अधिक बच्चे झारखंड से लापता हैं। कईयों का रेस्क्यू जरूर किया गया है और साधुवाद के पात्र झारखंड पुलिस और आरपीएफ जरूर है, लेकिन बाकियों का क्या? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। उज्जवल तिवारी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। अशोक बड़ाइक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। वीणा देवी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। वीणा जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए अजय सिंह जी। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। उज्जवल तिवारी का रुख करते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य की जनता मान ले कि अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। सड़क पर निकल रहे हैं तो डर लग रहा है, घर में बच्चियां बैठी हैं तो डर लग रहा है, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार जोहार। देखिए, डरने वाली बात जो परिस्थिति है उस पर डरना नहीं है, लड़ना है। जो परिस्थिति चल रहा है उसमें जनता के साथ पुलिस का क्या कहते हैं गठजोड़ भी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सरकार बहुत ही गंभीर है और संवेदनशील है। सरकार इसके लिए आप देखे होंगे कि अभी पिछले वीक से चल रहा है, सरकार आपका सीनियर साहब, डीएसपी साहब जितने भी हैं थाना में जा कर के बैठ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को समाधान दे रहे हैं। तो घटनाएं हो रही है ये ठीक है, पर उसके साथ समाधान भी पुलिस विभाग दे रहा है। अरेस्टिंग रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, कल्प्रिट पकड़ा रहे हैं और उस पर कार्रवाई हो रहा है। हम लोगों ने डिमांड भी किया था कि जितने भी गंभीर है, जैसे रेप है, मर्डर है, इस सब पे फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाला जाए ताकि कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए ताकि कोई दूसरा ऐसा हिम्मत न करे। जो घटना है वो दुखदाई है, संवेदनशील है, ये सब मान रहा है, पर कार्रवाई भी हो रहा है, इस बात को भी मानने की जरूरत है। और जनता को आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, डरना नहीं है। आपके अगल बगल जहां भी हो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस के कोऑपरेट करें। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होता है कि प्रथम जानकारी जल्द से जल्द मिल जाती है तो घटनाएं रुकने के भी स्टेज पे होता है। सही बात है। तो इस चीज को जनता से भी अपील रहेगा कि मिल के चलें। केवल एक पक्ष, ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई तो करेगी, उसी के लिए होता है, तो जनता भी कोलैबोरेट करे। इसके लिए हम लोगों ने अभियान भी चलाया है और विश्वास रखिए कि जल्द से जल्द बहुत सारे क्रिमिनल्स को अरेस्टिंग भी होगा और उसको सजा दिलाने का सरकार कार्य करेगी। चलिए, ये आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। कई और सवाल है, आएंगे आपके पास, बारी बारी सबके पास चलते हैं। अशोक जी, डरने की जरूरत नहीं, पुलिस को साथ देने की जरूरत है, यह सत्ताधारी दल के नेता कह रहे हैं। सरकार की बेहतर आईना होती है, सरकार की बेहतर विधि व्यवस्था, सरकार की बेहतर लॉ एंड ऑर्डर। और आज झारखंड में पिछले 6-6.5 सालों में ये पूरी की पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर है, विधि व्यवस्था पूरी की पूरी कोलैप्स कर चुकी है। देखिए, मैं एक विपक्ष के तौर पर नहीं, झारखंड पुलिस के क्राइम डाटा के अनुसार मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यह सरकार की विधि व्यवस्था कितनी दर्दनाक कहानी बताती है। और यह बताती है कि इस प्रदेश के अंदर में पुलिसिया कानून व्यवस्था और सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। देखिए, अगर हत्या की बात करें तो हत्या इस प्रदेश में, इस सरकार में 2019 दिसंबर यानी जनवरी 2020 से लेकर अब तक का जो हत्याएं हुई है वो 10,676। अगर हम सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रहे हैं तो महिलाओं के दुष्कर्म की घटना
इस हेमंत सोरेन सरकार में जनवरी 2020 से लेकर अब तक लगभग 10,298। अगर हम अपहरण की बात करें तो वो भी 9,600 के लगभग है, और हम दंगे की बात करें तो 10,600 के लगभग है। लूट और डकैती की बात करें तो वो भी लगभग 5,000 है। ऐसे ऐसे कई प्रकार की घटनाएं इस प्रदेश को बताती है कि यह प्रदेश में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वो चाहे हत्या की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, बच्चों का अपहरण की बात करें, दंगों की बात करें, डाइन प्रथा की बात करें या उत्पीड़न की बात करें। और एनसीआरबी की भी रिपोर्ट चौंकाने वाली आयुष जी। बिल्कुल। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2022 में 1500 के आसपास हत्या हुई इस प्रदेश के अंदर में। 2023 में वो भी 1450 आसपास हत्या हुई। 2024 में भी लगभग 1500 हुई। और एनसीआरबी की रिपोर्ट में झारखंड देश में हत्या के मामले में पहला स्थान रखा था। 2022 में राजनीतिक हत्या के मामले में देश में पहला स्थान रखा था। और प्रति लाख अगर देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से भी झारखंड नंबर 1 पे था। यह बताता है कि ये पूरी स्टेट हेमंत सोरेन सरकार के लीडरशिप पे चलने वाली है। ये राज्य, ये पूरी की पूरी क्राइम स्टेट बन चुकी है। और रांची राजधानी, जिसके महज कुछ किलोमीटर के दूरी पर सचिवालय है, हाई कोर्ट है, एसएसपी आवास है, डीजीपी कार्यालय है, पुलिस मुख्यालय है, मुख्यमंत्री आवास है, राजभवन है, महज चंद मीटर की दूरी पर कभी हत्या की घटना देखने को मिल रही है, कभी चेन स्नैचिंग की घटना देखने को मिल रही है। रांची राजधानी में आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि पिछले 3 दिनों में 3 नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना घटती आई जी। आप इस प्रदेश के अंदर में, इस देश में जिस बच्ची को देवी का अवतार माना गया है, जिस बच्ची को हम पूजते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं, उस बेटी का सम्मान आप नहीं कर पा रहे, उस बेटी का आबरू नहीं बचा पा रहे। रांची राजधानी के अंदर में 3 लगातार दुष्कर्म की घटना, वो भी नाबालिग बच्ची के साथ। यह बताता है कि आपकी पुलिसिया इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सिर्फ घोटाले भ्रष्टाचार के रूप में आपके पुलिसिया काम कर रहे हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे, वो चाहे महिला सुरक्षा की बात करें या हत्या की बात करें, हम जमशेदपुर का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ही वहां हत्या होती है, बार के बाहर में पुलिस के कस्टडी में हत्या हो जाती है आयुष जी। यह बताता है कि चलिए, रोड में चलने वाले की हत्या हो जा रही है, मान सकते हैं कि अपराधी का मनोबल बड़ा है, लेकिन पुलिस कस्टडी से निकालकर किसी की हत्या कर दी जाती है। इससे पता चलता है कि अपराधी का मनोबल इस सरकार में कितना बढ़ा हुआ है। वो छोड़िए, जब हत्या होती है उसके महज 48 घंटे के अंदर में पूरे पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठकें होती है। एसपी थाना प्रभारी डीएसपी को निलंबित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है। महज 48 घंटे के बाद में फिर जमशेदपुर शहर में घटना हो जाती है मर्डर की। यह क्या बताता है आयुष जी? रांची राजधानी में बैक टू बैक 3 दुष्कर्म की घटना घट रही है। औद्योगिक राजधानी की बात करें, वहां बैक टू बैक 48 घंटे में 2 बार हत्या हो जा रही है। गिरिडीह में सब रजिस्ट्रार की हत्या हो जा रही है। अगर हम 2021-22 की बात करें तो वो हम उदाहरण पेश करना चाहेंगे आपके दर्शकों को कि वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट जज की भी हत्या दिन दहाड़े हो जाती है आयुष जी। ये कई ऐसे उदाहरण है। राजनीतिक हत्या 2022 में पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पे था। 17 राजनीतिक हत्याएं हुई। हम सुभाष मुंडा को उदाहरण कर देना चाहेंगे, अनिल टाइगर को उदाहरण के रूप में देना चाहेंगे। रांची राजधानी के अंदर में कई राजनेताओं की हत्या होती है। इससे पता चलता है कि पुलिसिया इकबाल पूरी तरह से इस प्रदेश में खत्म हो चुकी है। और जिस प्रदेश में आयुष जी, जिस प्रदेश में अगर इस तरह से विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने में पुलिसिया तंत्र पूरी तरह से विफल साबित होता है, उस प्रदेश का जो भरोसा सिर्फ भगवान पर रह जाता है, कोई सरकार और पुलिस पर नहीं रहता है। चलिए, ये सही बात है। देखिए, किसी भी बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। सही बात यह है कि घटनाएं हो रही हैं और आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। नशे की तस्करी भी नहीं रुक रही है। आसानी से स्कूली बच्चों के हाथ में हथियार, कट्टा, पिस्टल सब कुछ पहुंच जा रहा है। इस पर भी लगाम नहीं लग पा रहा है। हाँ, कुछ गिरफ्तारियां जरूर हो रही हैं और पुलिस उसके लिए तारीफ के पात्र भी हैं, लेकिन बाकियों का क्या? हम चलते हैं वीणा देवी के पास। आजसू पार्टी से हमारे साथ हैं। वीणा जी, आप बशर्ते यहाँ आजसू पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर आई हैं, लेकिन आज राजनीतिक बात से पहले मैं पूछना चाहूँगा, महिला हैं आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिनों में राजधानी के करीब, राजधानी में आपराधिक घटनाएं, वो भी बच्चियों के साथ दुष्कर्म। एक महिला के तौर पर क्या झारखंड में एक महिला का रहना सुरक्षित है? आप ऐसा मानती हैं? जी, सबसे पहले सबको जोहार। हमने जिस राज्य की परिकल्पना की थी जल, जंगल, जमीन और माता और बहनों की सुरक्षित होने को लेकर, लेकिन आज वह राज्य जो है सो देश में असुरक्षित होने के लिए जाना जाता है। महिलाओं की असुरक्षित राज्यों के लिए अगर जाना जाता है तो विशेष राज्य के लिए नाम झारखंड का सबसे पहले आता है।
और आपने जैसा कहा कि अभी न्यूज़ में और पेपर के माध्यम से भी हम सब ने पढ़ा कि नामकुम में यहाँ बहुत सारी बच्चियों के साथ लगातार अभी 3 दिन में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। और आप एक बात बताइए कि आप और हम ये बैठकर चर्चा कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के भाई बोले कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को पुलिस का साथ देना है। बहुत अच्छी बात है, आप मत डरिए, पर हमें तो डर लगता है, क्योंकि हमने जिस राज्य की परिकल्पना की थी उस राज्य में अगर हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, और जब बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो वो गुहार लगाने के लिए कहाँ जाएंगी, जहाँ पे आपने अभी तक महिला आयोग का गठन नहीं किया है। आपके पास जवाब है तो दीजिएगा जरूर, क्योंकि राज्य में आज 6 साल 7 साल होने जा रही झारखंड सरकार की, महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है। आपको पता, इसी से पता लग जाएगा कि ये कितना सम्मान महिलाओं का करते हैं। इनको करोड़ों रुपया ये विज्ञापन पे खर्च करते हैं, लेकिन ये पीसीआर वैन की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। ये मैया योजना दे रहे हैं, मैया योजना में भी छटनी करते जा रहे हैं। इनका काम मैया योजना देने का था, छटनी करने का बच गया है। अब उसमें छटनी करने का काम में कितने कर्मचारियों को लगा देते हैं, लेकिन इनके पास थाना में महिला थाना को बढ़ाने की संख्या नहीं है इनके पास। ये जबरदस्ती जमीन, अभी आप बोल रहे हैं ना जल जंगल जमीन, झारखंड में कौन सुरक्षित है? बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जंगल सुरक्षित नहीं है, जमीन सुरक्षित नहीं है। आए दिन रांची में आदिवासी जो हमारे जमीन के हकदार हैं उनकी हत्या हो रही है, उनको जबरदस्ती उनके जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सरकार का ये मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि इनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, बच्चियों से कोई मतलब नहीं है। आप एक बात बता दीजिए, कुछ दिन पहले जब चुनाव आता है तब इनको महिला सम्मान याद आ जाता है, तब इनको महिलाओं के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण याद आ जाता है। इनके लिए अभी झारखंड में कोई एक सिटी बस बता दीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा में चलती है, और जिस सिटी बस में महिलाएं चढ़ती है वहां भी इनके साथ छेड़खानी होती है। बच्चियां पढ़े तो पढ़े कहाँ? आप ये बता दीजिए कि क्या मैया सम्मान योजना से हम जहर खा के मर जाएं? झारखंड में आप मैया सम्मान योजना इसलिए दे रहे हैं कि बच्चियां घर में बैठे और आराम से टीवी देखें या आराम से घर में रहें? चाहती क्या है झारखंड सरकार? और ताज्जुब की बात, इनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, जिनको झारखंड में महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए जेएमएम अपना बहुत बड़ा चेहरा मानती है, उनके मुखारविंद से एक शब्द महिलाओं के प्रति नहीं निकलता है, उनकी कोई संवेदना नहीं व्यक्त होती है। तो ऐसी झारखंड सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए, आपने जैसा जो रिपोर्ट अभी दिखाया तुरंत में, आज यहाँ पर कौन सुरक्षित है जब उनके ही बगल के जो कोठी है उसके बगल में से चैन छिनैती हो जाता है और उनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। तो हम पूछते हैं ऐसी पुलिस प्रशासन को क्या प्रशिक्षण आप दे रहे हैं? क्या इससे पहले सरकारें नहीं चली? क्या इससे और अन्य राज्यों में सरकारें नहीं है? अगर है तो वहाँ पुलिस को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है कि पुलिस वहाँ पे काम करती है? छोड़ दीजिए साहब, यहाँ पे आम आदमी को, पुलिस को कुचल के गाड़ी निकल जाती है। तो फिर आप पुलिस की सुरक्षा के लिए, सही कहा कांग्रेस के भाई ने कि भाई हमको पुलिस का साथ देना चाहिए, हम ही को पुलिस को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, पुलिस का साथ हम ही को देना पड़ेगा, हम ही को लाठी लेके पुलिस का चौकी का रखवाली करना पड़ेगा। कल का एसएसपी साहब गए थे ना थाना में देखने के लिए, थाना प्रभारी को पता ही नहीं था कि उनके ऑन ड्यूटी ऑफिसर का नाम क्या है। तो वैसे थाना प्रभारी को निलंबित क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? जल्द से जल्द अगर मान लीजिए किसी का रेप होता है बच्चियों के साथ खासकर, तो उन लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जेल भेजने के बाद साथ साथ उनको फास्ट ट्रैक में जाकर सजा क्यों नहीं दिलवाती है सरकार? सरकार का काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा देना। आप मुझे बता दीजिए झारखंड में कौन सा इन तीन चीजों पर काम हो रही है? क्या शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है? क्या सुरक्षा आपको मिल रही है? और क्या स्वास्थ्य पे सरकार काम कर रही है? तो अगर तीनों चीजों पे सरकार फेलियर है तो सरकार को सत्ता पे रहने का क्या अधिकार है? आपने झूठे वादे करके सरकार पे आए, आपने कहा हम मैया सम्मान योजना दे रहे हैं और मैयाओं का इज्जत सम्मान सब कुछ तार हो रहा है और आपके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है। झारखंड सरकार का बयान कहाँ है? सुनाइए। आज मुझे ये भी सुनाया जाए कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने हमारी बच्चों पे हो रहे जो बलात्कार हैं उन पर क्या कहा है, या फिर अपने कार्यक्रमों में सिर्फ महिला दीदियों को बुलवा के भीड़ जुटाने का कार्य करने के लिए महिलाओं को मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। ये ढोंग करना बंद करे झारखंड सरकार और जल्द से जल्द महिला आयोग का गठन किया जाए। ये हम सब मांग करते हैं, क्योंकि हमारी महिलाओं के साथ जब भी कुछ होगा तो हम किसके पास अपनी बातें रखेंगे? आज देखिए सत्ता पक्ष से आए भी हैं महिलाओं, हम आएंगे आपके पास आएंगे। आज अगर सत्ता पक्ष से लोग बात रखने भी आए हैं तो यहाँ महिलाओं का चेहरा नहीं दिख रहा है, यहाँ पुरुष भाइयों का चेहरा दिख रहा है। तो उनको दर्द ही कैसे पता चलेगा जब आपके पास कोई महिला नेत्री ही नहीं है वहाँ पे दर्द बयान करने के लिए? चलिए, आपने सुना वीणा जी को, और ये एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता की आवाज नहीं थी, ये पीड़ा उस महिला की थी जो झारखंड में रहती है, झारखंड की महिलाओं को प्रताड़ित होते देख रही हैं, लेकिन आवाज उठाने कहां जाएं ये पता नहीं है। मानव तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं, मानवाधिकार आयोग नहीं है। सवाल यह है कि जितनी घटनाएं हो रही हैं उनकी शिकायतें की कहां जाए। हम चलते हैं फिलहाल अजय सिंह जी के पास। अजय जी,
सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप इन तरह की आपराधिक घटनाएं जितने घट रही हैं उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या कानून का इकबाल खत्म होना मानते हैं, या नशे की बढ़ती लत या नशे के बढ़ते कारोबार तमाम आपराधिक घटनाओं के पीछे का मुख्य कारण है? देखिए आयुष जी, अभी हमारे जितने पैनलिस्ट ने बहुत ही गंभीर बातें रखी। मैं इस कड़ी की निंदा करता हूं कि जो भी आपराधिक घटनाएं घटती है वो सामाजिक विडंबना है, समाज का कुरीतियों का उजागर होता है। मैं इसको समझता हूं कि सामाजिक विडंबना, रेप की बातें जब आती है, महिला बच्चियों के साथ जब रेप की आती है तो कहीं ना कहीं सामाजिक विडंबना हमारी है कि कैसे समाज में लोग हैं, कैसा हमारा सामाजिक व्यवस्था है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार करते हैं। सरकार संवेदनशील होनी चाहिए इन सब मामलों को लेकर। सही बात। और संवेदनशील ही होना चाहिए। आपराधिक घटनाएं में हो सकती, किसी भी देश में, चाहे विकसित राज्य हो चाहे विकसित देश भी होता है, आपराधिक घटनाएं हो सकती है, लेकिन लॉ और ऑर्डर की जो स्थिति होती है बचाने की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार हमको लगता है कहीं ना कहीं झारखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है। मैं इसको सुस्ती से ले कह रहा हूँ कि पहले की सरकारों में जिस तरह की घटना घटती थी, अभी तो रेप की घटना में गिरफ्तार लोग हो गए। वही रघुवर की सरकार में बूटी मोड़ में एक बच्ची का बलात्कार करके हत्या हुई थी, आज तक उसका पता भी नहीं चला। रघुवर जी से जब मिलने गए थे ना परिजन, उन्होंने कहा हटा हटा ये सब क्या बत्ता लेकर आ गए हो। तो सवाल उठता, संवेदनशीलता सरकार की भी होती है, और सरकार जब विश्वसनीयता से काम करती है और पुलिस प्रशासन को जब छूट मिलती है तब अपराधी गिरफ्तार होते हैं। सही बात। और उनकी सजा दिलाने भी काम पुलिस का ही काम होता है। लेकिन हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। नैतिक जिम्मेवारी क्या बनती है? ऐसे सामाजिक में जो घटनाएं घटती है, समाज को जागरूकता कौन करेगा? हम हो सकता है, नशा आपने चर्चा किया, एक बड़ा कहानी हो सकता, युवाओं में एक क्रेज चल रहा है कि नशा बेच के, नशा करके उनको लगता है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं, वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते, परिणाम नहीं सोचते हैं। इन सब सवालों पर हमको चर्चा करना चाहिए, सामाजिक जागरूकता फैलाने की चाहिए। लेकिन हमारा ये साफ कहना है कि जिला प्रशासन चाहे झारखंड प्रशासन को अपनी पुलिस बल में स्ट्रेंथन करना चाहिए। अभी एक सवाल उठा था, आपने, मैंने देखा 2 दिन पहले पुलिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष राहुल राव ने कहा कि भाई हमारे पास पुलिस व्यवस्था की कमी है। सही बात। आप किनको सुरक्षा दे रहे हैं? बिल्डरों को दे रहे हैं, जमीन दलालों को दे रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि पैसे लोगों को हम संरक्षित कर रहे हैं। पिछले 8 सालों से एसआई की बहाली नहीं हुई है झारखंड में, तो ये सच्चाई है। सच्चाई ये है। तो मैं कह रहा हूं कि जब पुलिस फोर्स की कमी रहेगी तो झारखंड सरकार को आगे बढ़ के नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जितना पुलिस कैपेसिटी हमको चाहिए उतनी पुलिस कैपेसिटी हमको मिलती नहीं है। जमशेदपुर का घटना का चर्चा किया हमारे अशोक बड़ाक जी, सही बात है। एक पीसीआर के साथ एक आदमी अगर ड्यूटी में रहेगा तो अपराधी आएंगे, लूट ले गए। लेकिन एक चीज देखिएगा, कई आपराधिक राजनीतिक बातों इन्होंने कहा, चाहे किसी की बात हो, लेकिन आप जब देखिएगा जांच होती है, हमारे अशोक भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, तो देखिए जांच के पीछे, चाहे अनिल टाइगर की हत्या के पीछे कौन है सूत्रधार? इन्हीं के भाजपा के ही प्रवक्ता, कोई नेता मिल जाते हैं। वहां जमशेदपुर में जो हत्या हुई, दोनों भाजपा के ही लोग आपस में लड़के हत्या कर रहे। तो मुझे संवेदनशील होना चाहिए। हमको लगता है अपराधियों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, और सरकार को किसी भी पार्टी में संरक्षण नहीं मिलने चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे किसी की पार्टी हो। हम भी कहते हैं कि अपराधियों को अगर संरक्षण देंगे तो अपराध की घटनाओं को अंजाम देगा वो, और पावर का यूटिलाइज करता है। तो कहीं ना कहीं जब नैतिक समर्थन मिलता है किसी दल से या किसी भी सामाजिक संगठन से, तो उसको लगता है कि हम तो सर्वोपरि हैं। तो मुझे लगता है कि अब विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, हम कह रहे, मैं मानता हूं इस बात को, पलायन एक बड़ी समस्या है। तो उसका कारण क्या है? जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय हमारी पॉलिसी क्या बनाई गई? हम पलायन के लिए क्या काम किए? महिला सुरक्षा सशक्तिकरण की क्या योजना बनाए? कुछ नहीं। तो जब योजना, पुलिस व्यवस्था में हम नियुक्ति की क्या योजना बनाए? जेपीएससी में कितना एग्जाम कंडक्ट कराए? तो भैया हम पूरी व्यवस्था को ही समुचित रूप से नहीं क्लियरिफाई करते, हमारी योजना झारखंड के लिए क्या होना चाहिए, दल से ऊपर उठ के हम झारखंड का निर्माण कैसा चाहते हैं, इस पे जब तक हम पूर्ण रूपेण से
पूरे दल के लोग मिलकर नहीं चाहेंगे तो झारखंड का समुचित विकास कैसे होगा। आप देखेंगे इस सरकार में कई बार हमने कहा पूर्ववर्ती जमीन के नाम पर कई गोलीकांड हुए। आप देख रहे, चाहे गोला गोली कांड हो, चाहे बड़का गांव गोली कांड हो, चाहे खूंटी गोली कांड हो, क्या ये सब नहीं हुआ? जब आदिवासी प्रोटेस्ट करने जाता है उसमें गोली चला के उनकी हत्या की गई। जमीन बचाने की, जल जंगल जमीन की बातों कर रहे थे, तो उस समय आप कहां थे? तो समझना होगा राजनीतिक परिस्थितियों को केवल राजनीतिक रूप से इसको नहीं देखे। हमारा सोच है कि झारखंड को हम कैसे अपराध मुक्त, भय मुक्त और सुरक्षा कैसे हम दे सकते, बिल्कुल देखिए, उस पर हमें बात करनी चाहिए, गंभीरता से बात करना चाहिए, चाहे कोई भी। बिल्कुल देखिए, जरूरी। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। 99,000 करोड़ रुपए के निवेश झारखंड में लाने की तैयारी है। एमओयू भी हो गया, लेकिन उन तमाम निवेशकों को जब यह महसूस होगा कि झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था नगण्य है, तो आखिरकार वो आएंगे कैसे? हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आए, हम चाहते हैं कि झारखंड का एक भी व्यक्ति बाहर ना जाए, हम चाहते हैं कि झारखंड का युवा अपने गांव, अपने घर, अपने जल जंगल जमीन के पास रोजगार करे। तो यह कैसे संभव होगा जब बच्चियां अपने घर, अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है? जब एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, उसके गले की चेन की चोरी हो जाती है, तो हम ये कैसे माने कि जो इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे वो सुरक्षित होंगे, उनकी कंपनियां सुरक्षित होगी? राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाएं हैं। तो चूंकि महिलाओं की बात हो गई, बच्चों की बात हो गई, अब माननीयों की भी बात कर लेते हैं। सीधे चलते हैं हम कांग्रेस पार्टी के पास। उज्जवल तिवारी हमारे साथ हैं। उज्जवल जी, माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर अपनी सुरक्षा को लेकर खुद परेशान हैं। लगातार डीजीपी महोदय को वो पत्र लिखे जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो जब डीजीपी महोदय नहीं दे रही है एक माननीय वित्त मंत्री का जवाब, तो कैसे एक राज्य की जनता खुद को सुरक्षित माने? उनकी सुरक्षा पर कैसे बात होगी? देखिए, आदरणीय माननीय वित्त मंत्री ने तो ओपनली इस चीज़ का जिक्र कर दिया है कि उन्होंने पत्राचार किया था डीजीपी मैडम को कि उनको गाड़ी चाहिए था, और वो अपने लिए गाड़ी नहीं मांग रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस विभाग से एक मंत्री अपने लिए गाड़ी नहीं मांगता है। उनके पास कर्मी थे, पुलिसकर्मी थे जो बैठ के जाते थे, उनके कष्ट होता था, कष्ट के कारण जरूर ये हो सकता है कि पुलिसकर्मी बोले हों कि सर एक गाड़ी बढ़ा लिया जाए, जिसके कारण लिखे थे। अब डीजीपी मैडम किस विचार में चल रही हैं ये तो वही बता सकती हैं। बस ये बहुत दुखद है कि एक माननीय मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्रों का ये जवाब नहीं देना और उन पे उनके एक्सपेक्टेशन के साथ, उनके डिमांड के साथ कार्य नहीं करना। डिमांड के अनुसार की बात नहीं ना उज्जवल जी, मेरी बात पूरी बात सुनिए, मैं कंप्लीट कर ले रहा हूं। सुरक्षा लौटा देने के बाद भी चिंता नहीं की गई, प्रश्न इस पर है। मैं उस पे भी आऊंगा। जब उन्होंने गाड़ी मांगा तो एक नियम संगत एक मंत्री का प्रोटोकॉल्स होता है कि कितने गाड़ी एंटाइटल्ड होते हैं। क्या वो गाड़ी पूरा वित्त मंत्री के पास अगर था तो उन्होंने मांगा तो एक्स्ट्रा गाड़ी देने में क्या दिक्कत था, जिसके प्रारूप में माननीय वित्त मंत्री ने गाड़ी को वापस, गार्ड्स को वापस कर दिया। वो अपने साथी कर्मी, सुरक्षा कर्मी को उस दर्द में नहीं देख पाए। उसके बाद भी, बल्कि वित्त मंत्री काफ़ी सुडौल इलाका से आते हैं, जो जिस क्षेत्र जो उनका है वो कुछ नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, तो उसके बाद भी अगर ये निर्णय डीजीपी मैडम नहीं ले रही हैं या उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही हैं, तो क्या मजबूरियां हैं और क्या रीज़न है, इसकी तो जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई है। तो वो उसके लिए आपको डीजीपी मैडम ही से बात करना होगा। उसके लिए उसकी जानकारी हमें एकदम नहीं। हमें यह है कि हमारे वित्त मंत्री ने गाड़ियों का डिमांड किया था, गाड़ी का, उसके बाद गार्ड के दिक्कत को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा वापस कर दिया, और सुरक्षा वापस करने के बाद भी पत्राचार के बाद डीजीपी मैडम ने जवाब नहीं दिया। चलिए, डीजीपी मैडम ने जवाब नहीं दिया, ये आपके सवाल का जवाब है। अब लौटते हैं, एक और सवाल ले लेता हूं मैं आपसे। अभी वीणा देवी जी ने प्रश्न उठाया कि महिलाओं के साथ जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जितनी भी प्रताड़ित महिलाएं हो रही हैं, शिकायत लेकर कहां जाए, कहां है महिला आयोग? बताइए सर। देखिए, दीदी के बात से, दर्द से सरकार जानकारी भी रखती है और कार्य भी कर रही है। ये बात सच्चाई है कि महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है, पर थाना में कार्रवाई होता है। हर थाने में आपको ये जानकारी होगा कि महिला एएसआई भी होते हैं और महिला पुलिसकर्मी भी होती है। ये सिस्टम है। हर थाना में, मॉडर्न थाना में आपको बाल थाना भी मिलेगा।
जहाँ पे विदाउट वर्दी के एक पुलिस रहते हैं जो वहाँ पे बच्चों के केसेस को देखते हैं। तो थाना में जाएं, कहीं भी दिक्कत हो, महिलाओं को, जनता को, हम लोग तो ओपन कहते हैं कि इसीलिए आप देखे होंगे रांची हो या धनबाद हो, धनबाद में सीनियर एसपी साहब प्रभात कुमार जी ने परेड करा दिया, क्रिमिनलों का लिस्ट बनाया और उसके बाद परेड करा दिया हमने और उसकी बोल तारीफ भी भी दिया। की जी, हमने उसकी तारीफ भी की। परेड करा दिया और ये कह भी दिया कि अगर आप गलती करेंगे, अगर आप क्राइम का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप जिला छोड़ दीजिए, सही बात। राज्य छोड़ दीजिए। आप देखे होंगे इसी तरह एसडीपीओ साहब गोड्डा में भी यही लाइन को कहा उन्होंने। तो सरकार काफी गंभीर है इस मुद्दे पे। मुझे हंसी आती है इस बात सरकार पे। शायद मैं अपने इस भावना के लिए गलत भी हो सकता हूं। मैं बोल लूं, मैं आपको बता दे रहा हूं, चूंकि आपकी ही बात पर मैं बोल रहा हूं। एसएसपी साहब परेड कराते हैं और यहां झरिया में जो अपराधी हैं वो पुलिस गाड़ी पर बम फेंक देते हैं। 12 तारीख की घटना है, 2 दिन पहले की। तो उसका अरेस्टिंग भी होगा, वेट कीजिए। मान लीजिए कि सारे अरेस्टिंग हो चुकी है। क्रिमिनल्स करेंगे तो आप देखे होंगे कि हम लोग एनकाउंटर भी किए हैं, रांची में किए हैं। तो कार्रवाई हो रही है ना, घटनाएं हुई उस चीज को हम लोग मान रहे घटना हो रही, बट उसको सरकार कितनी सीरियस और कार्रवाई भी कर रही है। और पहला बात, दूसरा बात कि घटना ऐसा नहीं है कि पूर्व में नहीं हुआ, 2014 से 19 में या बीजेपी कार्यकाल में घटनाएं नहीं हुई, ऐसा तो कभी नहीं था। और राज्य में जहां जहां घटना हो रहा, चाहे वो हजारीबाग का ले लीजिए, चाहे वो जमशेदपुर का ले लीजिए, तो घूम फिर के पॉलिटिकल तंत्र कहां जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो संरक्षण भी किसी के द्वारा दिया जा रहा है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो हर अखबार, हर चैनल ने दिखाया है। कुछ लोग तो उतर जा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, और लोग उसके लिए नारा लगा रहे हैं, और वही व्यक्ति उसके आरोप में अरेस्ट हो रहा। तो मैं आ रहा हूं वीणा जी, आपके देखिए ये सब चीजों को पॉलिटिकल से उठ के बात करना सही चाहिए। ये मुद्दा है इस राज्य के जनता का, ये मुद्दा है इस राज्य के बच्चों का, ये मुद्दा है इस राज्य की सुरक्षा का। तो आप खुद ये जान लें कि आप प्रोटेक्ट करने, आप जिस आंदोलन कर रहे हैं, जिस न्याय की डिमांड कर रहे हैं, और आपके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति मुख्य अभियुक्त साबित हो रहा। तो पॉलिटिकली भी आपको दूर इस चीज से, आपके सवालों को क्रिमिनल की तरह, आपके सवालों का जवाब हम लेते हैं। फिलहाल वीणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी मैं आऊंगा आपके पास। वीणा जी, सबसे पहले तो जितना मतलब उदारता के साथ हमारे पैनल बात कर रहे हैं कि मतलब हमारी सुरक्षा पे बात होनी चाहिए, हमारी राज्य की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। इनकी जो याददाश्त शक्ति है वो भी काफ़ी तेज है कि पिछली सरकार में ये सब हुआ था तो यहाँ हो रहा है तो कोई बड़ा हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि 2014 से लेकर 2019 तक क्या कोई घटना नहीं घटी। मैं हर डिबेट में यही बात कहती हूँ कि अगर मान लीजिए पिछली घटना घटी है तो हमें वो घटना ना घटे उसके लिए कार्य करना चाहिए, या ना कि घटना घट जाए तो हमको इस चीज के लिए इत्मीनान रहना चाहिए कि चलो पिछली सरकार में घटा तो मेरे सरकार में भी घट रहा है, हम इत्मीनान रहे। ये चीज के लिए आपको नहीं चुना गया है, ये गलत है। इन चीजों पे एकदम से विचार मैंने ये कहा कि जो आप लोग इस चीज को कर रहे हैं, जब आप बोल रहे थे तो मैंने पूरा, मैं इसको 2 मिनट में क्लियर कर दे रहा हूं। ये मैंने कहा नहीं, आप अभी मुझे बोलने दीजिए, फिर मेरे बाद जवाब बिल्कुल वीणा जी बात रखिए। अभी जैसे कि मान लीजिए हम सब बात कर रहे हैं कि इतनी आपराधिक घटने घट क्यों रहे हैं, तो हम सब बात कर रहे हैं नशा पे कि बच्चे नशा कर रहे हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं। तो ताज्जुब सी बात है कि हमारे पैनलिस्ट जो कांग्रेस के हैं वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जो पंचायत अछूता था ना शराब की दुकान से, उन पंचायतों में शराब का दुकान खोलने का कार्य किए हैं, बताने का कार्य किए हैं कि शराब पीना का अच्छी बात है, शराब गांव में भी मिलती है। ये अगर ये नशा का बात करते हैं तो ये इनके लिए मुझे तो हास्यास्पद लगता है, कैसे बात कर रही है। तो इसका विरोध होना चाहिए। आज हमारे पंचायत में शराब दुकान खुल चुकी है, पंचायतों में बच्चे सीख रहे हैं शराब पीना। अरे सरकार को अगर शहरों में बेचना था तो बेचिए, उनका भी तो उसके पे ही रोक लगाना चाहिए। अन्य राज्यों में क्यों से लोग लग गया, झारखंड में नहीं लगा रहे हैं आप। और आपको लगता है कि जो आपराधिक घटने घट रहे हैं वो एकदम सामान्य से और मामूली सी बात है। परेड करा देने से किसी की बच्ची की जिंदगी वापस आ जाएगी क्या? अगर वापस आ सकती है तो उसके लिए आपने ऐसा कौन सा कदम उठाया? आप देखिए, बात सरकार की आ रही है तो सरकार पे बात, आप आए हैं पैनलिस्ट बनकर तो आपको सरकार के पक्ष से ही बात रखना पड़ेगा। हमारी सरकार जब थी, जब आदरणीय अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार महतो जी पंचायती राज मंत्री थे, तब उन्होंने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया 50%, जिसके बदौलत आज महिलाएं घूंघट और चौखट छोड़कर सरकार में प्रतिनिधित्व दे रही हैं। कोई सरपंच है, कोई मुखिया है, कोई उप प्रमुख है। आज आपकी बारी है,
आप पेशा कानून किसी के जबरदस्ती कोर्ट के कहने पर आपने लागू तो कर दिया, तो हम भी मांग करते हैं कि पेशा कानून में महिलाओं को आरक्षण दीजिए। आप वहाँ पे प्रधान में 50% महिलाओं को क्यों नहीं अनाउंस कर देते? हाँ, मैं इस पर आ रहा था, चूंकि आपने एक मिनट मैं आप ही की बात पर आ रहा हूँ, मैं आप ही, चूंकि आपने पंचायत का मुद्दा उठाया है। पिछले कुछ दिनों में इतने मामले सामने आए हैं, चाहे वो दहेज प्रथा का मामला हो या महिलाओं के साथ दुष्कर्म का, प्रताड़ना का मामला, कुछ मामले पंचायत में निपटा दिए जा रहे हैं और महिलाओं को जो है उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा, उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। बाद में पुलिस को किसी तरह खबर लगती है तब कार्रवाई होती है, ये भी मामला सामने आ रहा है। वीणा जी, आयुष जी मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जैसा कि मान लीजिए हम जब सरकार में थे तब हमने सुनिश्चित किया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, एसएचजी ग्रुप का निर्माण करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आज एसएचजी ग्रुप कहाँ है? आज एसएचजी ग्रुप में कौन सी महिला आत्मनिर्भर बन रही है? जो महिलाएं घर में बैठी हुई हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, उनको आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, और जो सड़कों पे आपके लिए टाटा इकट्ठा करती हैं, हमारी जल सैया हो गई, उन लोगों को आप कितना पैसा दे रहे हैं? उन लोगों का सम्मान का कौन सोचेगा? और क्या 2 वर्षों में महिलाएं 18 वर्ष की नहीं हुई हैं? और अगर 18 वर्ष की हुई हैं तो उन बच्चियों को आप 60,000 कब दे रहे हैं? किस दिन उनके खाते में जा रहा है? क्यों आप 50, जब हमारा 50 वर्ष का उम्र हो जाता है तो आप 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को छाड़ देते हैं कि ये मैया सम्मान देने योग्य नहीं है, ये मैया की गिनती में नहीं आते हैं। तो भाई 18 वर्ष जब हो जा रहा है, 2 साल हो गया ना सरकार का, तो इन 2 सालों में कोई 18 वर्ष का हुआ नहीं है क्या? अगर हुआ है तो जोड़ा नहीं जा रहा है, नाम काटने का काम किया जा रहा है। वापस आते कानून व्यवस्था पर। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी, तो जब तक महिलाएं सशक्त नहीं बनेगी महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। क्यों? अगर कोई एसआई है महिला, वो सुरक्षित है ना, वो तो अपनी रक्षा कर सकता है। इस नाबालिग का क्या दोष है बताइए? ये तो सशक्त नहीं बन सकती है खुद से, ये तो छोटी बच्ची है 3 साल की, इसे खुद पता नहीं कि क्या खाना है, कहाँ खेलना है, कहाँ जाना है, इनके साथ ऐसे वारदात हो रहे हैं। मैंने क्या कहा? पंचायतों में आप शराब की दुकान खोल के सोचते हैं कि पंचायत सुरक्षित रहे, गली गांव सुरक्षित रहे, संभव है क्या? आप एक सरकार की सोच देखिए। हमको रेवेन्यू कहाँ से चाहिए? पंचायत से चाहिए। मतलब पंचायत में भी लोग सुखी से ना रहे, सुरक्षित ना रहे, वहां पे भी आप शराब दुकान खोल रहे हैं। इनकी गारंटी ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे सरकार ही जो काम करते हैं, जो कांड करते हैं, उनको सुरक्षा देती है। अगर नहीं देती है तो फिर इन पे कार्रवाई जम के क्यों नहीं होती है? शराब दुकान खोलते हैं और एक तरफ नशा मुक्ति का बोर्ड लगाते हैं। कितनी हास्यास्पद है ये सरकार। खाली बस बोर्डबाजी और खाली बस बैनरबाजी पे चल रही है सरकार। महिलाओं की सुरक्षा, जिनकी बच्चियां मर रही है ना, जिनकी बच्चियों के साथ वो हो रहा है, उनका दर्द सोचिए, उनके दर्द क्या होगा। आज आप महिला आयोग का गठन नहीं कर रहे हैं, मानव अधिकार आयोग का गठन नहीं कर रहे हैं। मतलब आप में मानवता भी नहीं बची है क्या झारखंड के लिए? आपने इस दिन के लिए हमने झारखंड आंदोलन, मुझे एक आज ही के दिन की एक खबर याद आ रही है। चूंकि खबर मैं नहीं पढ़ा था तो मुझे याद है, एक कंपनी यानी कि जो जमीन रियल एस्टेट में डील करते हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई इनकम टैक्स विभाग की। और हास्यास्पद बात यह है अशोक जी कि उस घर में 2 बाल श्रमिक थे, उन्हें इनकम टैक्स वाले रेस्क्यू कराते। मतलब सोचिए कितनी हास्यास्पद है ये राज्य के लिए। अशोक जी, आयुष जी, आप किसी भी क्राइम के किसी भी सेक्टर में जाइए, आपको हर जगह कहीं ना कहीं बड़े चौंकाने वाले मामले सामने आएंगे। देखिए, जब झारखंड पुलिस और सरकार जब लॉ एंड ऑर्डर से अपने आप को किनारे कर लेती है, लोगों को सुरक्षा देने में असमर्थता हो जाती है, तब कहीं ना कहीं आम आदमी को सामने आना पड़ता है या गैर पुलिस प्रशासन के लोगों को सामने आना पड़ता है, एनजीओ को सामने आता है, सामाजिक संगठनों को सामने आना पड़ता है। देखिए, मैं दीदी की बातों से 100% सही हूं। सवाल हमेशा सत्ता से पूछी जाती है। सही बात। 5-5 साल में चुनाव क्यों होती है? हम 2019 में लोकतंत्र में झारखंड की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का अवसर दिया, हमने साथ स्वीकार किया, हमसे कहीं चूक हुई थी, हो सकता है प्रदेश के लोगों में हमारे प्रति अविश्वास की कमी हो गई थी, लेकिन जो सत्ता जिसके हाथ में सौंपी गई थी वो इसलिए सौंपी गई थी आयुष जी कि वो बेहतर कानून व्यवस्था दे, वो बेहतर सुरक्षा दे, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करे, महिलाओं को सुरक्षा दे, युवाओं के हाथ में भविष्य दे, इसलिए दिया गया था। ये नहीं कि आपने ये किया तो हम भी ये करेंगे। साहब, सवाल सत्ता से पूछी जाती है। आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम सत्ता से सवाल पूछेंगे और बार बार पूछेंगे कि हमारी वो 3 साल की छोटी बच्ची का क्या कसूर था कि जिसको नोच नोच के इन बेरहम दरंदियों ने उसको खाने का काम किया, नोचने का काम किया, जान से मारने का काम किया। सवाल हम पूछेंगे कि पुलिस कहां थी जो पुलिस रात के अंधेरे में खलारी, मैक्स कुलिसीगंज, रामगढ़, मांडू, धनबाद, बोकारो के माइंस के इलाकों में पीसीआर वैन से स्कॉट करके कोयला माफी के गाड़ी ले जाकर बॉर्डर पार कराती है। हम सवाल पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री आवास के माचंद दूरी में महिलाओं के गला से चेन छीन लिया जाता है, महिलाओं के आबरू के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। हम सवाल पूछेंगे
कि ये दिन दहाड़े इस प्रदेश के अंदर में मर्डर की घटनाएं क्यों हो रही है। देखिए आयुष जी, हम कितना भी लंबा डिस्कशन कर लेंगे, जो प्रदेश का रेगुलर डीजीपी नियुक्त जो सरकार नहीं कर पाई, उससे सुरक्षा की बात करना बेनामी होगी। मुझे लगता है कि हम लोग समय का व्यर्थ कर रहे हैं। लगातार 2 डीजीपी कार्यकारी है, रेगुलर डीजीपी नहीं बना पा रहे हैं। साहब, इससे पता चलता है कि आप पुलिस तंत्र को किस स्थिति में लेकर जा रहे हैं। हम तो बात करेंगे कि इस प्रदेश के अंदर में जिस हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना की बात करती है, क्या सिर्फ चंद रुपया दे देने से मैयाओं का सम्मान हो जाएगी आयुष जी? क्या कल्पना सोरेन जी को विधायक बना देने से सभी मैयाओं को, झारखंड के सभी मैयाओं को, क्या वो सही प्रतिनिधि दे पा रहे हैं, सही सुरक्षा दे पा रहे हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये 6-7 सालों में ये राज्य के आदिवासी मूलवासी 3.5 करोड़ जनता रो रही है। वो अपने आप को कोस रही है कि जिस मैया सम्मान योजना के नाम पे जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के, महिला, बुजुर्ग, सभी माता बहनें बढ़ चढ़कर वोट की थी, कल्पना सोरेन के आंसू को देखकर वोट की थी, आज वो आंसू वो वापस उस राज्य के आदिवासी महिलाओं के, मूलवासी महिलाओं के, राज्य के एक एक महिलाओं की आंख में आंसू देखने को मिल रहा है। वो कोस रही है कि हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया कि जो अपने घर की बेटी को खुले बाजार में नहीं भेज पा रहे, अपने बेटी को हम खुले में स्कूल कॉलेज भेज नहीं पा रहे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि अपने घर के बच्चियों को इस सरकार के संरक्षण में खुले में भेज नहीं पा रहे। इससे पता चलता है आयुष जी कि यह सरकार के पुलिस इकबाल, इस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई है। और हम दीदी की बातों से 100% सही है कि जो महिला अधिकार की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, वो ना तो अधिकार दे पा रही है, ना महिलाओं को सम्मान को सुरक्षा दे पा रही है। हम अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, देखिए, लोग कहते हैं क्या ये सच्चाई भी है कि अगर किसी तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं तो उनसे कौन सुरक्षा कर सकता है? पुलिस। अभी मैं पिछले 15 दिनों के भीतर की 3 घटनाएं आपको बताता हूं। जमशेदपुर आपने देखा, पुलिस के सामने पीसीआर वैन से निकालकर मर्डर। 12 तारीख को झरिया में पुलिस की गाड़ी पर गश्ती दल पर, बाकायदा 1-2 पुलिसकर्मी नहीं थे, गश्ती दल पर सुतली बम फेंका गया। क्यों? बस कुछ लोग शराब पी रहे थे, उन्हें शराब पीने से मना किया गया। तीसरी घटना कल रात की, थार राजधानी रांची में एक पुलिसकर्मी पर चढ़ाने की कोशिश हो रही है। अपराधी तो अब पुलिस से ही नहीं डर रहे हैं, तो कौन सुरक्षा करेगा? आप बताइए। नहीं, मैं आयुष जी, मैंने कहा इसका पूरी तरह से हम कंडेम करते हैं, और हमने कहा कि बार बार पुलिस का इकबाल जो होना चाहिए, जो उनका जो लॉ एंड ऑर्डर का जो तरीका होना चाहिए काम करने का, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि पुलिसिया खौफ जो अपराधियों में होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कहना चाहिए कि आपने कहा ये मोराबादी की घटना है, जमशेदपुर की घटना है और झरिया की घटना है, तो अपराधी जो है इतना मनोबल ऊंचा उठ गया है उन लोग का कि अपराधी अपराध करने का काम करता है। लेकिन नैतिक समर्थन हम जो देते हैं, हमने कहा कि खुलेआम जब दारू पीता है लोग कोई, तो हमें सूचना देनी चाहिए कि यहाँ पर नशा खिरोनी गिरोह के लोग दारू पी रहे हैं। बार में हत्या होती है, यहाँ जो बार है वहां भी हत्याएं होती है। तो ये सब जो हम बात करते हैं, तो इसमें पुलिस को पूरी संजीदगी से काम करना चाहिए। कहीं न कहीं उनसे चूक हुई है, इस बात को हम मानते हैं कि समाज में आदमी का जो दायित्व पुलिस पर विश्वास रखती है। लेकिन ये भी मानना होगा कि एक थाना क्षेत्र की जो परिसीमा होती है, जो थानाओं का गठन किया गया था जिस समय झारखंड अलग हुआ था, वही उतने ही थाना अभी भी है। हाँ, जनसंख्या अभी अलग है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, और ये नहीं पता चला प्रतिदिन जो निर्माण हो रहा है किस तरह के लोग यहाँ बस रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। मतलब ये भी तो सोचना होगा ना अजय जी कि वन क्षेत्र जो है वो कम हो रहे हैं, आबादी क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन थाना क्षेत्र ज्यों के त्यों बने हुए हैं। यही चीज मैं कह रहा हूं, पुलिसिया सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए प्रति 10,000 की आबादी पर जो थाना की जरूरत है, यहाँ पर प्रति 2 लाख पर एक थाना है। तो भैया पुलिस का बल में आपका है 25 एक थाने में 25 पुलिसकर्मी है। तो इसके लिए झारखंड सरकार को योजना बना के अधिक से अधिक थानाओं का विस्तार करना चाहिए। और थानाओं का विस्तार करके कितना कम आबादी पर एक थाना टीओपी का जब गठन करेंगे, तब लगता है जैसे एक पीसीआर को पहुंचने में अगर सुखदेव नगर से, तो सुखदेव नगर की सीमा कहां तक जाती है, उसको मिनिमम 25 से 30 मिनट लगेगा, तब तक अपराधी फरार हो जाते हैं। कोतवाली क्षेत्र चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं,
तो इस पर गंभीरता से सरकार को मैंने इसलिए कहा, मैं बार बार ये कहता आता हूं कि जब हम झारखंड अलग हुआ था उसके बाद जो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए था कि कैसे शहर को प्लानिंग वे में व्यवस्थित करना है और कितने थानाओं की जरूरत पड़ेगी आगे भविष्य का फ्यूचर में, हमारा 50 साल में कितने थानाओं की जरूरत पड़ेगी, कितने पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी, इन सब विचारों पर हमको विचार करना चाहिए। आज भी मैं कहता हूं आपका मांग जायज हो सकता है, आपकी मांगे जायज है, विपक्ष में आपकी भूमिका जो है जायज है, लेकिन हमारा जो नागरिक कर्तव्य है उसका भी पूर्ति कौन करेगा। मैंने साफ कहा कि जब एक क्षेत्र में पुलिस 20 आदमी है, उसको जहां भी जाने की जरूरत होगी तो संख्या बल बढ़ाने के लिए आप इसको विधानसभा में उठाइए ना कि पुलिसिया कमी का है। तो आप जेपीएससी, आपके मैं वही बात बार बार बोलता हूं कि जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा के हमें एसआई की बहाली करना था, हमें डीएसपीओ की बहाली करना था। आपने इतना लोचा कर दिया था स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना के कि अभी सरकारों को एक 6 साल में 4 बीपीएससी इन्होंने, जेपीएससी इन्होंने कंडक्ट कराने का काम किया, उस पर भी हाई कोर्ट। तो मेरा सवाल है कि जब जनता की बात आती है, यहाँ के लोगों के हित की बात आती है, आपको नैतिकता रूप से पहले देखना होगा कि क्या झारखंड के लोगों को चाहिए। पलायन पर रोक लगाने की क्या आपने योजना बनाई है? कुछ नहीं, सही योजना ही नहीं है तो क्रियान्वयन की बात तो करते हैं। हमने झारखंड में शिक्षा का प्रसार जो हमको करना चाहिए था, शिक्षा का प्रसार करेंगे तो शराब लोग खुद नहीं पिएंगे, तो 4000 से ऊपर स्कूलों को हमने बंद करने का भी काम किया इसी झारखंड में। तो कई चीजों पर जब सवाल उठता है तो बेसिक चीज जाहिर तौर पर देखिए कुछ बातें कमजोर होती हैं तो अतीत के पन्नों को भी अतीत के पन्नों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नींव देते हैं किसी राज्य में कि हमारा कैसा झारखंड विकसित राज्य होगा, कितना डेवलपमेंट हम करेंगे, एक तय करते हैं माना कि 20 साल में हमको झारखंड को यहाँ ले जाना है, तो जब हमने माना कि नहीं तय किया। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल सत्ताधारी दल से है, उज्जवल जी, क्या सहायक पुलिस कर्मियों के बदौलत ग्रामीण क्षेत्र चलेंगे? क्या शहरी क्षेत्र होमगार्ड जवानों के बदौलत चलेंगे? बहालियां नहीं होंगी और थाना क्षेत्र का दायरा नहीं कम किया जाएगा और अलग अलग थाना स्थापित नहीं किए जाएंगे तो कैसे आपराधिक घटनाओं में कमी लाई जाएगी? एक बार तो इस पर योजना बनाने की जरूरत है ही। देखिए, योजना बनाने की बहुत चीज़ों में ज़रूरत है, सही बात, केवल इस मुद्दे पे नहीं। जब इस सरकार का नींव रखा, हमारी बड़ी बहन ने बताया कि सर जल जंगल ज़मीन के लिए इस राज्य का अलग लड़ाई लड़ा गया, तो पहला सरकार दूसरा सरकार तो इन्हीं की थी, गठबंधन की। इन्होंने ना नियोजन नीति बनाया, ना टेक्सटाइल नीति बनाया, ना ही पुलिसिंग नीति बना, कोई नीति नहीं बना। सर वक्त की पाबंदी है, 7 साल आपके बीत चुके हैं, ये कंप्लीट कर दूंगा। कोई नीति नहीं बनी। हमें जब सरकार मिला तो हमारे पास कुछ नीति नहीं था। हमें नीति बनाते बनाते आपको ये पता होना चाहिए कि टीओपी बहुत सारे 2019 से लेकर के, एग्जैक्ट डेटा तो अभी मेरे पास नहीं है, मगर मुझे ये जानकारी है कि 19 से लेकर कितने टीओपी इस राज्य में बने। लेकिन जब बहाली हुई नहीं तो उस टीओपी में हो कौन, बताइए? अब नहीं है ना, आप जाएं देखें, आप जाके देखें, पुलिस मिलेंगे हर टीओपी में। चाहे आप खेलगांव चल जाइए, चाहे बीआरटी मिश्रा चल जाइए, चाहे आप टिपुदाना चल जाइए, आपको हर जगह मिलेंगे। तो हम लोग उस चीजों पे वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द देखिए पॉलिसीज पे आएगा सरकार, और बहुत जल्द इस चीजों पे ग्राउंड लेवल पर दिखेगा। और विश्वास रखिए, जिस कमिटमेंट के साथ हमने जनता के बीच जाके कमिटमेंट किया था, संपूर्ण कमिटमेंट पूर्ण करेंगे, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे विकास का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे वो तमाम नीतियों का हो। चलिए, वक्त की पाबंदी है उज्जवल जी, मैं एक फाइनल कमेंट वीणा जी से लेना चाहूंगा। वीणा जी, अभी जैसा कि उज्जवल जी ने कहा कि बहुत जल्द हम नीति बनाएंगे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, तब तक न जाने कितनी नाबालिग बच्चियों की मैंने ये नहीं कहा कि सुरक्षा प्रदान करेंगे। मैं कुछ चंद लाइनों पर ये कहने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा प्रदान करने आपकी ड्यूटी है। नहीं, सुरक्षा मैंने बोला ही नहीं, तो बेवजह का बात को डाइवर्ट करना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए पीसीआर वैन से किसी को निकाल कर आपको जानकारी होना चाहिए, 5000 से अधिक हम लोग गाड़ी पुलिस को हैंड ओवर किए हैं। तैनात पीसीआर में तैनात पुलिस कर्मी के लिए क्या कार्रवाई की गई? क्योंकि आप पुलिस के होते हुए अगर आपके सामने कितनी गाड़ियां पुलिस को दी है, थाना सस्पेंड किया गया उन्हें, थाना में सस्पेंड हमने सीनियर हमने एसपी और 2 एसपी को सस्पेंड कर दिया। पंचायतों में सस्पेंशन नहीं हुआ सर, उनका ट्रांसफर हुआ है। पुलिस लाइन है, पंचायतों में आपने शराब की दुकान खोलना जरूरी समझा, लेकिन आपने चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाना जरूरी नहीं समझा। सीसीटीवी जल्द से जल्द लगनी चाहिए
आपने 1-2 स्कूल को चुनकर मॉडल बनाने का काम किया। झारखंड पूरा आपने राज्य 4000 स्कूल बंद किए, आपने 5,000 में आपके CM एक्सीलेंस स्कूल खोल दिया। आखिरी 30 सेकंड बात अपनी पूरी कर ले, चूंकि वक्त की मैं बस पाबंदी यही है। कहना चाहती हूँ कि वुमेन हेल्प डेस्क की स्थापना झारखंड सरकार कब करेगी, और अगर वुमेन पे ध्यान नहीं देना चाहती है तो मेरी अंतिम लाइन यही है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। आप ये विनाश के काल की ओर बढ़ रहे हैं। महिलाओं को जितना आप सोच रहे हैं कि हम ध्यान नहीं देंगे, सही बात, आपने जो भी बात कही है गिरेगी। और कल्पना इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। कल्पना सोरेन चूंकि रो कर वोट मांगी थी, इसीलिए आज झारखंड रोने पे मजबूर है। चलिए। मैं इतना ही बात कहूंगी कि झारखंड सरकार, अगर आपको अपनी सरकार बचानी है ना, तो महिला सुरक्षा को सबसे पहले देखिए, ध्यान सरकार दीजिए। बचानी हो ना बचानी हो, महिला सुरक्षा पर बात होनी चाहिए। हम चलते हैं अशोक जी के पास। अशोक जी, विपक्ष में सवाल उठा रहे, जाहिर सी बात है आपका कर्तव्य है, लेकिन एक जो आप मशवरा सरकार को देना चाहें वो क्या होगा? देखिए आयुष जी, 99,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मीट हुआ दिल्ली में, सही बात। दावेस में हुआ, फ्रांस स्वीडन में हुआ। क्या सरकारी खर्चे से माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी पूरी पलटन देश दुनिया में घूम घूम के इन्वेस्टर को बुलाना चाह रही है, तो क्या इन्वेस्टर ऐसी स्थिति में यहां आना पसंद करेंगे? देखिए, कोई भी इन्वेस्टर आपके प्रदेश में तब आती है जब आपके पास अच्छी पॉलिसी हो, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो, और आपके पास उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सुरक्षा आप मुहैया करा पाएंगे। क्या होगी सर? लेकिन जो स्थिति इस प्रदेश के अंदर में है, क्राइम स्टेट, क्राइम कैपिटल बनी हुई है, क्या ऐसे में 99,000 करोड़, क्या 99 रुपया इस झारखंड प्रदेश के अंदर में इस सरकार के रहते हुए कोई इन्वेस्टर झारखंड आना पसंद नहीं करेगा? चलिए अजय जी, एक फाइनल कमेंट। हाथी उड़ाए थे, इन्वेस्टमेंट क्या था देखना होगा। महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है उस पर अगर तकलीफ लगती है तो कहिए झारखंड सर। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ठीक है, इन तमाम बातों से इतर एक राजनीतिक बात छोटी सी पूछ लो अजय जी। सीपीआई तो किसी भी गठबंधन का हिस्सा है नहीं, हम तो लगातार सत्ताधारी दल के प्रति आपका झुकाव दिख रहा है। झुकाव की बात नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने जो कृत्य किया है, तो बोलो हम लोग के फर्स्ट जेपीएससी में मुकेश कुमार को झारखंड सरकार ने बर्खास्त किया था, तो कहां सुदेश जी ने कहा कि गलत बहाली हुई था? मेरी काम ये कहना है कि भैया वर्तमान सरकार तो अरे अब हम चलिए देखिए, इस बात पर अगर हम बहस करेंगे तो हम लोग वही बात यही है कि राज्य में फिलहाल कानून व्यवस्था लचर है, पुलिस का इकबाल क्या बचा है, हम यही सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? तो पिछले 3 दिन की घटनाएं ये बताती हैं कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सरकार की ओर से कुछ योजना बनाई जाएगी, ये सरकार को तय करना है। कैसे अपराध का ग्राफ राज्य में गिरे ये तय करना है, और कैसे राज्य का हर एक व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे, इस पर विचार करना है। चूंकि 99,000 करोड़ रुपए का एमओयू हो चुका है, उन तमाम इन्वेस्टर्स को झारखंड में अगर लाना है तो सबसे पहले झारखंड को सुरक्षित ना सिर्फ दिखाना होगा, बल्कि हर एक झारखंड वासी को सुरक्षित महसूस कराना होगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। वीणा देवी जी हमारे साथ आजसू पार्टी से थी, उज्जवल तिवारी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे साथ अजय सिंह जी थे, और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अशोक बड़ाइक थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस गंभीर विषय पर अपना वक्त देने के लिए और तमाम राय रखने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।